नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर के लिए विज्ञान विषय जो है उसका कंप्लीट कोर्स हम आपको 5 पार्ट में जो है वो प्रोवाइड करा रहे हैं। आज हम देखेंगे इसका पार्ट नंबर जो है वो 3। इससे पहले हमने पार्ट नंबर 2 देखा था। यदि आपने नहीं देखा है, साइड में आई बटन में पिछला वाला वीडियो मिल जाएगा और कंप्लीट प्लेलिस्ट फास्ट रिवीजन की सभी सब्जेक्ट की वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, प्लेलिस्ट में और उसके साथ साथ टेलीग्राम चैनल पर भी सभी सब्जेक्ट की आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। हम सबसे पहले उस टॉपिक से जहां से हमने प्रश्न पिछला वाला जो है वो पूछा था। मैंने पूछा था आवर्त सारणी के संबंध में। आवर्त सारणी के संबंध में मैंने प्रश्न पूछा था। वर्ग जिसे हम कहते हैं समूह, वर्ग जिसे हम क्या कहते हैं समूह, और आवर्त, इनकी संख्या जो है वो मैंने पूछी थी। और एक और वर्ड मैंने यहाँ पर यूज किया था, वो था आधुनिक आवर्त सारणी। तो बात करते हैं इसके आंसर की। तो आधुनिक आवर्त सारणी को लेकर अगर आपसे पूछा जाए या संशोधित आवर्त सारणी को लेकर पूछा जाए, तब आप कहेंगे जो वर्ग हैं इनकी संख्या जो है कुल 18 है और जो आवर्त हैं इनकी संख्या कुल जो है वो 7 है। अब इसी को मैं आपको चित्र के माध्यम से पीरियोडिक टेबल का जो है वो दिखाता हूं ताकि आपके दिमाग में एकदम फिट हो जाए। ये आप देख सकते हैं पीरियोडिक टेबल। इसमें अगर आप देखेंगे तो जो इस प्रकार से इधर से यानी कि बाएं से दाएं तरफ जा रहे हैं, तो एक नंबर सब पे पड़ा हुआ है, पहला नंबर, दूसरा नंबर, इस टाइप से। तो साइड तक एकदम 18 तक पड़ा हुआ है। तो ये वाले जो आप कॉलम देख रहे हैं इसे हम क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। वर्ग कहते हैं या समूह कहते हैं। ये कुल कितने हैं, तो 18 है। देखिए यहाँ पर 1 2 इस प्रकार से 3 4 5 6 12 आखिरी तक 18 तक जो है वो पड़ा हुआ है। वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा यदि आपको नहीं दिख रहा है, बाकी आप क्वालिटी फुल करेंगे तो आपको स्पष्ट दिखेगा, क्योंकि जो चीज़ मुझे दिख रही है सेम क्वालिटी पर वो आपको भी दिखनी चाहिए। अब यही चीज अगर आप ऊपर से नीचे के क्रम में जाएंगे तो आप देखेंगे ऊपर सबसे 1 है, फिर उसके बाद नीचे गिनती करते हुए आएंगे तो यहाँ पर 2, यहाँ पर 3 4 5 6 7। तो ये ऊपर से नीचे के क्रम में देख रहे हैं, ये आपके आवर्त होते हैं जिनकी संख्या मैंने 7 बताई। तो अब ये चीज तो आप कभी नहीं भूलेंगे। और ये जो आप पीरियोडिक टेबल देख पा रहे हैं, ये आपकी संशोधित आवर्त सारणी कह सकते हैं या आधुनिक आवर्त सारणी कह सकते हैं, दोनों ही कह सकते हैं। पर अगर बात करें केवल मेंडलीव की आवर्त सारणी, यहाँ पर संशोधित वर्ड जब यूज ना किया जाए तब आपको ध्यान रखना है। इन सारी चीजों में आपको क्या ध्यान रखना है, जब आपका संशोधित वर्ड या आधुनिक आवर्त सारणी वर्ड ना यूज किया जाए तब आपको जो आवर्त हैं उनकी संख्या पूछी जाए तो आप कहेंगे तब 7 ही थी, परंतु वर्ग या समूह की जो संख्या है वो तब 9 थी। यानी पहले 9 हुआ करती थी, संशोधन के बाद 18 हो गया, और आवर्त की संख्या वैसे की वैसे ही है। क्योंकि मैंने देखा था जो मैंने प्रश्न पूछा था, किसी ने 9 लिखा है, किसी ने 18 लिखा है, किसी ने 7 लिखा है, सबका अलग अलग आंसर था। तो आई होप यहाँ से आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब सबसे बड़े अंतर को समझिए, आधुनिक आवर्त सारणी और केवल मेंडलीव की आवर्त सारणी। 2 टाइप से होती है, मेंडलीव की आवर्त सारणी या आधुनिक आवर्त सारणी। तो अगर केवल और केवल बात करें मेंडलीव की आवर्त सारणी, मैं यहाँ पर सारी चीज रफ करके लिख देता हूँ। मेंडलीव की आवर्त सारणी और दूसरा आधुनिक आवर्त सारणी। अब इन दोनों में सबसे मेन अंतर क्या है कि जो आपकी मेंडलीव की आवर्त सारणी है इसमें परमाणु भार के आधार पर जो है तत्वों को रखा गया था। इसी को हम दूसरी लैंग्वेज में क्या लिख सकते हैं कि तत्वों के रासायनिक गुण परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। ये किसमें था, मेंडलीव की आवर्त सारणी में। यदि बात करें आधुनिक आवर्त सारणी में, तब आप कहेंगे कि परमाणु क्रमांक के आधार पर। यही सबसे बड़ा जो है इसमें अंतर था दोनों में। इसमें भी आप वही चीज कह सकते हैं, क्या, तत्वों के रासायनिक गुण परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। इतनी चीज आप समझ गए। अब
मेंडलीव की जो आवर्त सारणी है पहले आई, फिर उसमें कुछ संशोधन किया, तभी तो आपकी आधुनिक आवर्त सारणी या मेंडलीव की संशोधित आवर्त सारणी आई होगी। तो पहले वाले में क्या कुछ कमी रह गई होगी, तभी तो दूसरी आएगी। आप कहेंगे बिल्कुल। तो मेंडलीव की अब आवर्त सारणी के लाभ और दोष की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लाभ की। तो सबसे पहला लाभ हो जाएगा, मैंने क्या कहा, परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। तो पहले लाभ में आप क्या कह सकते हैं कि सही परमाणु भार ज्ञात करने में आप इसका यूज कर सकते थे, सही परमाणु भार ज्ञात करने में। फिर और क्या लिख सकते हैं, केवल मैं आपको 2 से 3 ही बताऊंगा ताकि आप एकदम दिमाग में रखें। एक और लाभ याद कर लीजिए कि जो नए तत्व हैं उनकी खोज तथा अनुसंधान को और ज्यादा बल मिला। क्या होता है, जैसे कोई चीज आपने खोज दी, अभी तक कोई नहीं जानता जो है वो मोबाइल फोन जैसी कोई चीज हो सकती है, पर जब किसी ने खोज करी उसकी, तो क्या हुआ, धीरे धीरे उसी में और ज्यादा टेक्नोलॉजी बढ़ी। पहले मोटे मोटे फोन आते थे, फिर धीरे धीरे पतले हुए, साइज बदला। कहने का मतलब वही है कि उसी में और नवीनीकरण होना आगे शुरू हो गया। सेम चीज मेंडलीव की आवर्त सारणी में है कि नए तत्वों की खोज तथा अनुसंधान को बल मिला। तो इस टाइप से आप 2 लाभ लिख सकते हैं। बात करते हैं अब दोष की। अब कमी क्या थी जिसके कारण आप कह सकते हैं कि जो मेंडलीव की आवर्त सारणी उसके बाद संशोधित सारणी आई। तो सबसे पहली कमी यही थी कि इन्होंने क्या किया कि जो समान तत्व थे उनको अलग अलग रखा। सबसे बड़ी कमी तो आप कह सकते हैं यही इनमें आपको देखने को मिलती है कि समान जो तत्व थे उनको अलग अलग रखा गया था। और इसी को थोड़ा सा घुमा के आप क्या कह सकते हैं दूसरे तरीके से कि जो असमान तत्व हैं जो कि आपस में समान नहीं थे, असमान जो तत्व थे उनको एक साथ रखा गया। तो इस टाइप से आपको याद करने में भी आसानी होगी और आपके यहाँ से 2 पॉइंट भी बन जाएंगे। अब जैसे इसका मैं एक एग्जाम्पल अगर आपको बताऊं कि असमान जो तत्व हैं उनको एक साथ रखा गया, तो इसमें जो क्षार हैं इनको सिक्कों के साथ जो है वो रखा गया। शॉर्ट में सिक्कों को ऐसे लिख दे रहा हूं, इनके साथ रखा गया जो कि आपके असमान तत्व थे और इनको एक साथ रखा गया। तो इनको एग्जाम्पल के तौर पर आप लिख सकते हैं। तो तीसरे दोष के रूप में आप ये लिख सकते हैं इसी में कि जो हाइड्रोजन है उसका स्थान, गुण की बात करें अगर हाइड्रोजन के, तो हैलोजन से जो है वो मिलते हैं। अब देखिए पीरियोडिक टेबल की अगर बात करें तो बहुत बड़ा टॉपिक है, उसमें एक एक तत्व हैं, एक एक कैसे उसमें ऊपर से नीचे जाने पर क्या चीजें घट रही बढ़ रही, तो वो तो बहुत बड़ा टॉपिक है। तो यहाँ पर मैं एक फास्ट रिवीजन के तौर पर सारी चीजें करा रहा हूँ, तो कोशिश मैं कर रहा हूँ केवल और केवल जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो बताऊं। तो यहाँ पर जो मैं बता रहा हूँ हाइड्रोजन, ये इनकी अगर बात करें तो इनका स्थान के तौर पर आप कह सकते हैं गुण इनके हैलोजन से भी मिलते हैं, जबकि इन्हें रखा किसमें गया है, तो प्रथम वर्ग में जो है वो रखा गया है। मैंने आपको दिखाया भी था, अभी ये साइड में आप देखेंगे तो सबसे ऊपर यहाँ पर हाइड्रोजन जो है इसको रखा गया है, प्रथम वर्ग में ही इसे रखा गया है। और गुण किससे मिलते हैं, मैंने कहा हैलोजन से मिलते हैं। अब हैलोजन आपको पता होना चाहिए क्या होते हैं। तो हैलोजन आपके तत्व 5 अलग अलग होते हैं, जो कि आपका ये आप 17वां नंबर वाला देख रहे हैं वर्ग, इसमें जितने भी आपके तत्व होते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हेक्टेन और टेंसीन, इस टाइप के जो आप देख रहे हैं ये आपके हैलोजन होते हैं। ये आपका इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है कि गुण तो मिल रहे हैं पर रखा अलग गया है। एक चीज ध्यान रखिएगा, ये जो लास्ट वाला है इसको नहीं जाना जाता, केवल स्टार्टिंग के 5 फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और लास्ट वाला आपका एस्टेटीन। तो ये 5 आप कह सकते हैं जो तत्व हैं 17वें वर्ग में, 17 वर्ग में 5 तत्व को हैलोजन के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि इन सभी तत्वों के जो लवण हैं वो समुद्री जल में बहुतायत में पाए जाते हैं और इनमें आपका जो एस्टेटीन है ये आपका एक रेडियो एक्टिव तत्व है। तो इसीलिए इनको हैलोजन के नाम से जाना जाता है। और ये आपने पॉइंट भी समझ लिया, साथ में हैलोजन को भी समझ लिया, हो सकता है आपसे वो भी पूछ लिया जाए।
वीडियो इसके अलावा पसंद आ रहा हो, इतनी सारी आपके लिए मेहनत की जा रही है आगे से आगे बढ़ बढ़कर, तो आप सभी का दायित्व है कि वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया हो। बात करते हैं, चलिए अब आगे। अब बात करते हैं हम हमारे अगले पॉइंट की तरफ, जो कि है आपका डोबरनिक जो है इसका त्रिक नियम। डोबरनिक का त्रिक नियम। अब ये क्या होता है इसको समझिए। देखिए, डोबरनिक का त्रिक नियम ये कहता है कि तीन तत्व यदि आप ले लें, जैसे अगर बात करें यहाँ पर लिथियम मैं ले लेता हूँ, Na यानी कि सोडियम ले लेता हूँ, और K यानी कि पोटेशियम ले लेता हूँ। इनके अगर परमाणु भार की बात करें, बढ़ते हुए परमाणु का भार इस टाइप से आप लगा सकते हैं, परमाणु भार। परमाणु क्रमांक की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, परमाणु भार की बात कर रहा हूँ। तो लिथियम का होता है 7, सोडियम का होता है 23, और पोटेशियम का होता है आपका 39। तो डोबरनिक का त्रिक नियम ये कहता है कि प्रथम और अंतिम का जोड़ आप जब करेंगे और इसे डिवाइड करेंगे 2 से, तो बीच वाला आपका जो तत्व है सोडियम, इसको या इसका जो मान है वो हमें प्राप्त होगा कुछ इस प्रकार से 7 + 39/2 बराबर, आप काट पीटेंगे तो 23 आपका आएगा, जो कि आपका सोडियम जो है Na जो है इसका परमाणु भार होता है। तो यही आपका बेसिक स्ट्रक्चर है डोबरनिक का त्रिक नियम में। इस प्रकार से आप बनाकर भी दिखा सकते हैं। बाकी चीजें आप इस प्रकार से लिख भी सकते हैं कि परमाणु भार के बढ़ते क्रम में प्रथम और अंतिम का योग करके 2 से विभाजित किया जाता है तो बीच वाला तत्व प्राप्त होता है। इस टाइप से मतलब आप अपनी लैंग्वेज में लिख भी सकते हैं। और यही जो है LiNaK, इनको मैं इसमें भी दिखा देता हूँ। तो Li देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, Na आपका 11 नंबर पे लिखा हुआ है, और K जो है आपका 19 नंबर पे लिखा हुआ है। तो आप क्या देख रहे हैं, तीनों ही प्रथम वर्ग में ही आपके आ रहे हैं। ये चीज आपने नोटिस की। तो यहाँ पर 3, यहाँ पर 11, 19, ये 3, 11, 19 क्या है, ये इनके परमाणु क्रमांक हैं। पर जो मैंने कहा ये परमाणु भार के आधार पर रखना है। तो यहाँ पर परमाणु भार जो लिखा है वो नीचे लिखा है। देखिए, लिथियम में लिखा है 6.94, इसे आप ओवरऑल 7 मान लेते हैं। सोडियम में लिखा है 22.99, सोडियम में लिखा है 22.99, तो इसे हम 23 मान लेते हैं। इसी प्रकार बात करें किसकी, के यानी कि पोटेशियम की, तो इसका देखिए कितना लिखा हुआ है 39.10। देखिए, दशमलव के बाद अगर संख्या 0.50 से जो है वो ऊपर है, यानी कि 60 है, 70 है, तो हम क्या करेंगे, जो मेन संख्या है उसको एक ज्यादा मान लेते हैं, यानी कि यहाँ पर 40 मान लेते हैं। 0.50 से कम है तो आप क्या करेंगे, वही संख्या को ऐसे रख देंगे, यानी कि यहाँ पर 39 रख देंगे। तो यही आया था आपका 39। और तीनों की मैंने आपको बता दिए, एक तो आपका था Na सोडियम 23 वाला, और एक लिथियम था 7 वाला। तो वो तीनों मिलकर डोबरनियर का जो त्रिक नियम है उसकी पुष्टि जो है वो करते हैं। जरूरी नहीं आपको इतनी सारी चीजें समझनी। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो केवल और केवल आपको क्या करना है, 3 तत्वों के नाम याद रखने हैं। एक तो आपका लिथियम है Li, एक तो आपका सोडियम है Na, और तीसरा आपका K यानी कि पोटेशियम है। तो आप क्या कहेंगे, इन तीनों को जिनका परमाणु भार 7, 23 और 39 है, इनके बीच वाले तत्व सोडियम यानी कि जो Na है, इसका परमाणु भार अन्य 2 तत्व लिथियम और पोटेशियम के परमाणु द्रव्यमान का एवरेज है, औसत है। मैंने आपको दिखाया ना कि आपने 3 को जोड़ा, उसमें 19 को जोड़ा, 19 नहीं, आप 39, 3 नहीं आप जोड़ेंगे, मैं परमाणु भार को जोड़ा था। लिथियम में 7 को जोड़ा, और जो पोटेशियम है उसमें 39 को जोड़ा, दोनों को जोड़कर आपने 2 से डिवाइड किया, तो ऐसे ही तो आप एवरेज निकालते हैं, तो उसका औसत है। इस प्रकार से आप कह सकते हैं। कुछ और एग्जाम्पल में यदि आपको याद करना हो तो आप कह सकते हैं NaSr और Br, इन तीनों में भी आपका डोबरनियर जो है उसका त्रिक नियम लागू होता है। इसी प्रकार KBaI इनमें भी लागू होता है। तो कोई भी आप 3, यहाँ पर 3 का जो पेयर दे रखा है उसमें से कोई भी आप याद रख सकते हैं। अच्छा, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि डोबरनियर का जो है वो त्रिक के दोष क्या थे, तो एक्चुअल में आप ये कह सकते हैं कि उस समय जो तत्व ज्ञात थे, 3
इन्हीं में वर्गीकरण जो है वो करने की पद्धति सफल हो पाई थी, इसलिए और आगे नहीं चल पाया, इसलिए असफल हो गया। अब बात करते हैं हम हमारे नेक्स्ट, जो कि है आपका न्यूलैंड जो है उसका अष्टक नियम। देखिए मैंने इसीलिए क्या किया था, जो आपकी पीरियोडिक टेबल है उसकी इमेज लगा दी थी, क्योंकि पीरियोडिक टेबल से अलग अलग आपको प्रश्न देखने को मिलते हैं, तो चित्र से क्या होता है, चीजें आपके एकदम दिमाग में बैठ जाती हैं, तो इसलिए भी जरूरी है। आप समझिए न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत ये क्या कहता है। सबसे पहले तो ये कि किसने दिया था, तो जॉन न्यूलैंड जो हैं, जो कि एक अंग्रेज वैज्ञानिक थे। इन्होंने उस समय तक जो ज्ञात तत्व थे उनको उनके परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में, ध्यान रखिएगा कब परमाणु द्रव्यमान लिखा है, कब जो है वो परमाणु क्रमांक लिखा है, तो उनके परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में वर्गीकृत किया आरोही क्रम में। तो उस समय न्यूलैंड जब उन्होंने दिया था तत्व, तो उस समय ज्ञात तत्वों की संख्या जो है वो 56 थी। इन्होंने क्या किया, वर्गीकरण में सबसे कम परमाणु द्रव्यमान वाले जो तत्व थे हाइड्रोजन, उससे शुरू करके जो वर्गीकरण है उसको थोरियम पर जो है वो समाप्त किया। उन्होंने क्या पाया कि प्रत्येक आठवें तत्व का जो गुणधर्म है वो पहले तत्व के समान है। तो हाइड्रोजन से आप आठवें पर जाएंगे तो आपका क्या आएगा, आपका आएगा फ्लोरीन। अब इस चीज का समझिए कि फ्लोरीन आपका परमाणु क्रमांक के आधार पर देखें तो 9वें नंबर पे आता है, हाइड्रोजन आपका पहले नंबर पे आता है। कहने का मतलब है इनके बीच में डिफरेंस कितने का है, 8 का। तो जब मैं ये चीज कह रहा हूं कि प्रत्येक आठवें तत्व का गुणधर्म पहले तत्व के समान है, यानी कि हाइड्रोजन से आप 8 आगे बढ़ेंगे तो इसमें आप 8 जो है वो और आगे जाएंगे तब 9 पर आएंगे। तो इसलिए ये गलती ना कीजिएगा कि 1 से सीधे फिर 8 पे चलेगा, फिर 8 से 16, इस टाइप से नहीं, 1 से और 8 आगे बढ़ेंगे तो 9 पर तो आएंगे, क्योंकि 1 तक तो ऑलरेडी चल चुके हैं। तो यही यहाँ पर कहने का मतलब था। तो इन्होंने इस वर्गीकरण की तुलना किससे की थी, संगीत के अष्टक से की थी, इसीलिए इसका नाम इन्होंने अष्टक का सिद्धांत भी जो है वो रखा था। तो न्यूलैंड जो इनके वर्गीकरण को इन्होंने न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत के नाम से जो है वो जाना जाता है। अब एफ यहाँ से और आप जाएंगे 8 तो कहाँ पर पहुंचेंगे, आप क्लोरीन पे पहुंचेंगे, जिसका परमाणु क्रमांक आप 15 नहीं, आप कहेंगे 17, क्योंकि 8 आप बढ़ रहे हैं तो यहाँ पर आप पहुंचेंगे तो आपका 17 तक पहुंच जाएंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर भी आप +8 करके लिख सकते हैं। तो ये है आपका न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत। मैं आपको पीरियोडिक टेबल में भी दिखा देता हूँ। जैसे कि आपका ये हाइड्रोजन है, इसका परमाणु क्रमांक देखिए 1 लिखा हुआ है। यहाँ से आप 8 आगे जाएंगे तो कहाँ पहुंचेंगे, फ्लोरीन पे जो 9 लिखा हुआ है। फिर यहाँ से और आप 8 आगे जाएंगे तो क्लोरीन यानी कि 17 पर जो है वो पहुंच जाएंगे। तो न्यूलैंड का जो अष्टक सिद्धांत किस प्रकार से लिखा जाएगा वो तो मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं इसके दोष क्या है, कमी क्या है। तो आप सबसे पहली कमी यही कहेंगे, न्यूलैंड का जो अष्टक सिद्धांत है इसमें केवल और केवल कैल्शियम तक पर ही जो है ये लागू होता है। न्यूलैंड के अष्टक में कैल्शियम के बाद आने वाले जो तत्व हैं, 8वां तत्व है उसका गुणधर्म पहले तत्व से नहीं मिलता है। तो बस एक ही आप दोष याद रखिए, उतना जो है वो काफी होगा। सारी चीजें रब करते हैं, बात करते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की। तो नेक्स्ट पॉइंट को देखने से पहले थोड़ा सा पीरियोडिक टेबल में आपको एक पॉइंट पता होना चाहिए कि जो पूरे आपके पीरियोडिक टेबल है इसमें सभी तत्वों को अलग अलग तो डिवीजन किया गया, परंतु ब्लॉक में भी डिवीजन किया गया, और वो 4 ब्लॉक होते हैं आपके एस, पी, डी, एफ। ये 4 ब्लॉक में भी डिवीजन किया गया है। अब देखिए एसपीडीएफ ब्लॉक इसमें कहाँ कहाँ होते हैं, इसको ध्यान से समझिए। तो ये जो आपका पहला वाला हिस्सा देख पा रहे हैं, जिसमें आपका ये नीला से लेकर के और यहाँ तक का हिस्सा बना हुआ है, इतना आपका जो ब्लॉक होता है ये एस ब्लॉक में आता है। ये जो है आपका पहला वर्ग कह सकते हैं और दूसरा वर्ग, पहला और दूसरा वर्ग जो है वो एस ब्लॉक में आता है। एस के बाद देखते हैं पी ब्लॉक। तो यहाँ पर आप साइड में देख रहे हैं जितने भी हैं, बीच वाले जो है इनको छोड़कर इतने सभी आपके किस में आते हैं, तो आप कहेंगे ये सभी पी ब्लॉक में जो है वो आते हैं। पी ब्लॉक में आप क्या कह सकते हैं, कौन कौन से आ रहे हैं, तो यहाँ पर आप यदि गिनती करेंगे तो ये 13, 14, 15, 16, 17, 18, ये सभी आपके जो वर्ग हैं जिन्हें हम समूह के नाम से भी जानते हैं, उनके तत्व जो है आपके पी ब्लॉक में आते हैं।
तीसरा नंबर आपका आएगा डी ब्लॉक का। तो डी ब्लॉक आपके जो सेंटर में आप देख रहे हैं 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये सभी आपके किस में आते हैं, डी ब्लॉक में आते हैं। यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ डी ब्लॉक। और चौथा जो है वो आपका नीचे दो श्रेणी दे रखी है, लेंथेनाइट और एक्टेनाइट। तो इनके ये दोनों जो है वो किस में आते हैं, ये आते हैं आपके एफ ब्लॉक में। यहाँ पर मैंने कैपिटल में लिखा है पर हमेशा स्मॉल के ही अक्षर यूज किए जाते हैं, स्मॉल एफ, इसी प्रकार स्मॉल पी ब्लॉक, इसी प्रकार स्मॉल डी ब्लॉक, इसी प्रकार स्मॉल एस ब्लॉक। इतनी बात आप समझ गए। तो आपको फोकस किस पर करना है, इस डी ब्लॉक पर, जिसमें अगर बात करें सारी चीजें मैं रब कर रहा हूँ, केवल और केवल इतने पर फोकस करना है जो कि आपका किसमें है, डी ब्लॉक में। क्योंकि यहां से मैं आप पढ़ा रहा हूं आपको संक्रमण तत्व, यही से आपका प्रीवियस ईयर में प्रश्न पूछा भी गया था। आप चाहें तो पेपर उठाकर देख सकते हैं, संक्रमण तत्व आपसे पूछा गया था। अब इस संक्रमण तत्व को कैसे आप परिभाषित कर सकते हैं, तो इधर मैंने आपको बताया ये आपका पी ब्लॉक है, सो स्मॉल में लिख देते हैं, पी नहीं आपका एस ब्लॉक, एसपीडीएफ सीरियल होता है ना, तो ये आपका इस एस ब्लॉक है। इधर वाला साइड वाला जो है ये पी ब्लॉक है, मतलब ये पूरा आपका, ये आपका पूरा पी ब्लॉक है। तो आप क्या कहेंगे, एस और पी ब्लॉक के बीच जो है, जो डी ब्लॉक है, इन्हें हम संक्रमण तत्व कहते हैं। और इसीलिए कहते हैं कि एस और पी के बीच जो है वो स्थित है। अब ध्यान से सुनिए, यहाँ पर दो पॉसिबिलिटी बन सकती हैं, एक तो समूह की बन सकती है यानी कि वर्ग की बन सकती है, और दूसरी हमारी बन सकती है आवर्त को लेकर। यानी इन्हीं को हम दो तरीके से बोल सकते हैं। अगर वर्ग को लेकर हम बोलेंगे तो हम क्या बोलेंगे कि तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे, सातवें, आठवें, नवें, 10वें, 11वें, 12वें, ये सभी आपके क्या हैं, वर्ग हैं। तो इन सभी वर्गों में स्थित जो तत्व हैं वो संक्रमण तत्व कहलाते हैं। एक तरीके से ऐसे बोल सकते हैं, यदि हम आवर्त के संदर्भ में बोलेंगे तब आपका इस प्रकार से तो चलता नहीं है। तब आप यहाँ से देखते हैं 7 आवर्त होते हैं, तो कौन से नंबर पे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथे नंबर पे आ रहा है, तो चौथा, फिर कहेंगे पांचवा, फिर कहेंगे छठा, फिर कहेंगे सातवां। यानी कि चौथे, पांचवें, छठे और सातवें आवर्त में आपके जो तत्व आते हैं वो आपके संक्रमण तत्व में जो है वो आते हैं। समझ गए कि कैसे आप वर्ग को लेकर बोल सकते हैं और कैसे आप आवर्त को लेकर बोल सकते हैं। ये तो मैंने आपको इसकी स्थिति बता दी। अब यहाँ से प्रश्न जो पूछा जाता है वो इसके गुणधर्म को लेकर पूछा जाता है। तो आपको एकदम दिमाग में कंसेप्ट क्लियर रखना है कि कौन कौन से इसके गुण जो है वो होते हैं। तो सबसे पहला है संयोजकता के संबंध में। तो ये विभिन्न संयोजकताएं जो है वो दर्शाते हैं। आपको पूछेगा संयोजकता क्या होता है, तो जब आप कोई भी तत्व ले लीजिए, उसको आप जब किसी परमाणु में रखते हैं तो जो उसके अंतिम या बाहरी कक्षा में जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हीं की संख्या को हम संयोजकता कहते हैं। तो ये जो है वो विभिन्न संयोजकताएं जो है वो दर्शाते हैं संक्रमण तत्व। पहली आपकी गुणधर्म के तौर पर आप लिख सकते हैं, विशेषता के तौर पर। दूसरा, इनमें उत्प्रेरक का गुण जो है वो पाया जाता है। उत्प्रेरक क्या होता है, जैसे आपकी कोई रिएक्शन होती है, कोई ये प्रोडक्ट होता है, इसमें आप क्या करते हैं, इसको गर्म करते हैं या कोई चीज़ मिलाते हैं, या दो चीज़ें होती हैं उनको आपस में मिलाते हैं, उसके बाद क्या होता है, कोई चीज़ यहाँ पर बनती है। अब ये आप बताइए, ये बनने का समय कितना है, निर्धारित तो है नहीं। ऐसा भी हो सकता है बहुत अधिक समय लग सकता है, ऐसा भी हो सकता है बहुत कम समय लग सकता है। तो अगर बहुत ज़्यादा समय लग रहा है, यानी कि जो रिएक्शन है बहुत धीरे धीरे हो रही है, तो हम इसे बढ़ाने के लिए जो उत्प्रेरक है इसका यूज इसमें करते हैं। जिससे क्या होता है, जो ये रिएक्शन है इसकी दर बढ़ जाती है। उत्प्रेरक को हम कैटेलिसिस कहते हैं। तो उत्प्रेरक का यूज केवल बढ़ाने के लिए नहीं, घटाने या बढ़ाने दोनों के लिए किया जाता है। यदि ऐसा भी हो कि ये अभिक्रिया बहुत तीव्र गति से हो रही हो और हम चाहते हैं कि ये धीरे धीरे हो, तो ऐसे में हम उत्प्रेरक का यूज करके उस जो अभिक्रिया है उसको मंद भी कर सकते हैं। तो इसलिए उत्प्रेरक का आप यूज करते हैं। तो संक्रमण तत्व जो है ये उत्प्रेरक का गुण भी जो है वो दर्शाते हैं। अच्छा, संयोजकता की डेफिनेशन अगर आपसे पूछी जाए, एक लाइन में बोल दीजिएगा या लिख दीजिएगा
कि किसी तत्व के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या को संयोजकता कहते हैं। किसे कहते हैं? किसी तत्व के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या को संयोजकता कहते हैं। समझ गए आप? एक और इसमें गुण याद कर लीजिए, वो ये कि ये एक जैसे चुंबकीय गुण जो है वो देते हैं। एक जैसे चुंबकीय गुण जो है वो देते हैं। तो ये आपसे गुणधर्म जब पूछे जाएंगे तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। तो 3 हो गए आपके गुणधर्म। अच्छा, एक दो और मैं आपको बता देता हूं। तो एक आप इसकी क्रियाशीलता के संबंध में कह सकते हैं कि उच्च आयनन विभव, उच्च ऊर्ध्वपात ऊर्जा और आयनों की कम जलीय ऊर्जा के कारण ये जो है वो कम क्रियाशील जो है वो होते हैं। ज्यादा आप डिटेल में नहीं लिख सकते, तो इतना तो लिख ही सकते हैं कि कम क्रियाशील जो है वो होते हैं। और धात्विक लक्षण के संबंध में एक पॉइंट लिख सकते हैं कि सभी संक्रमण जो धातुएं होती हैं ये आपकी जो है वो क्या होती हैं? धातुएं होती हैं। जैसे दो चीजें मैंने बताई थी, धातु और अधातु, तो सभी संक्रमण तत्व आप कह सकते हैं धातुएं होती हैं। ये भी आप एक गुणधर्म के तौर पर लिख सकते हैं। तो ये आपका जो संक्रमण तत्व है वो समाप्त हुआ। इसी से ही मिलता जुलता एक और होता है, वो होता है प्रारूपिक तत्व। ये क्या होता है इसको भी समझ लेते हैं। छोटा सा बहुत टॉपिक है, एक लाइन आपको केवल याद रखनी है कि तीसरे तत्व जो है इसके Na से लेकर के क्लोरीन तक के सभी तत्व आपके प्रारूपिक तत्व जो है वो कहलाते हैं। नीचे यानी कि जो साइड में चित्र है इसको भी देखते हैं। तो Na कहाँ पर है आपका? तो आप देखेंगे 11 नंबर पे है। और कहाँ से कहाँ तक? Na से लेकर Cl तक, Cl यानी कि क्लोरीन 17 तक। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक के जो तत्व हैं, जो कि तीसरे तत्व के आप कह सकते हैं, Na से लेकर Cl तक, ये सभी तत्व आपके प्रारूपिक तत्व कहलाते हैं। तीसरे तत्व नहीं, तीसरे आवर्त कहेंगे ना, क्योंकि हम तो बता चुके हैं ये पहला आवर्त, दूसरा आवर्त, ये तीसरा आवर्त। तीसरे आवर्त में आप कहेंगे सोडियम यानी कि Na से लेकर क्लोरीन यानी कि 17 तक, यानी कि तत्व के नाम भी लिख सकते हैं। तो वहां तक के जो तत्व होते हैं इन्हें हम प्रारूपिक तत्व के नाम से जानते हैं। तो पीरियोडिक टेबल पर लगभग लगभग जितने पॉइंट यहाँ से पूछे जा सकते हैं सभी मैंने जो है वो बता दिए। बात करते हैं चलिए अब हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। देखिए, पीरियोडिक टेबल में और भी बहुत चीजें हैं कि परमाणु तत्व या आवर्त या वर्ग में दाएं से बाएं जाने पर क्या होता है, तो वो सारी चीजें आप अपनी तरफ से रट लीजिएगा। उसमें बहुत से पॉइंट होते हैं परमाणु त्रिज्या को लेकर, आयनन विभव को लेकर के। तो वो सारी चीजें मैं जो डिटेल वाली हैं उसको मैं आपको बता जरूर दे रहा हूँ कि कहाँ से प्रश्न पूछे जाने के चांसेस बन सकते हैं। बाकी जो जो अलग अलग थे जैसे संक्रमण तत्व, प्रारूपिक तत्व, वो सभी मैंने जो है वो बता दिए। बात करते हैं अगर नेक्स्ट पॉइंट की, तो आप क्या कहेंगे कि कोई भी वस्तु है, कोई भी वस्तु आप ले लीजिए, तो इसका धन आवेशित, धन मतलब प्लस, धन आवेशित होना उसके जो परमाणु होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी को प्रदर्शित करते हैं। और यदि बात करें ऋण आवेशित की, मैं फिर से रिपीट करता हूं कि कोई भी वस्तु या किसी भी वस्तु का धन आवेशित होना है। शॉर्ट में चलिए मैं लिख भी देता हूं, धन आवेशित होना। तो किसी भी वस्तु का धन आवेशित होना, जो उसके परमाणु होते हैं, जो इसके परमाणु होते हैं या परमाणुओं में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है उसकी कमी को दर्शाते हैं। तो इलेक्ट्रॉनों की कमी शॉर्ट में मैंने लिख दिया। और यही चीज अगर थोड़ा सा अपोजिट हो या इसके जस्ट अपोजिट हो कि किसी वस्तु के अगर ऋण आवेशित की बात की जाए, क्या बात की जाए, यहाँ पर धन की जगह अगर ऋण हो जाए, तब आप क्या कहेंगे कि किसी वस्तु का ऋण आवेशित होना उसके परमाणुओं में जो इलेक्ट्रॉन है उसकी अधिकता को दर्शाते हैं। तब अगर ऋण होगा तो यहाँ कमी की जगह अधिकता आ जाएगा। बस इतना सा ध्यान रखिएगा। ये एक पॉइंट के तौर पर, बहुविकल्पी के तौर पर आपसे पूछा जा सकता है। बात करते हैं हमारे नेक्स्ट जो है वो टॉपिक की तरफ, जो किया है आपका वैद्युत आवेश
संरक्षण नियम। इसको समझ लीजिए क्या होता है, बहुत ही सिंपल सा है। तो आप क्या कहेंगे कि वैद्युत आवेश को ना तो आप नष्ट कर सकते हैं और ना ही जो है वो उत्पन्न कर सकते हैं, बल्कि केवल और केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। इतना होता है आपका वैद्युत आवेश संरक्षण का नियम, कि वैद्युत आवेश को ना तो नष्ट किया जा सकता है ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, केवल और केवल एक दूसरे के रूप में या एक दूसरे रूप में जो है वो परिवर्तित किया जा सकता है। बात करते हैं चलिए अब अपने नेक्स्ट पॉइंट की, जो कि है आपका आवेश से संबंधित है। आवेश का सबसे पहले अगर बात करें मात्रक क्या होता है, तो जल्दी से आप सभी लोग बताइए क्या होता है मात्रक। उसके साथ साथ अगर बात करें एक इलेक्ट्रॉन जो है इस पर कितना आवेश होता है, तो 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम ऋण आवेश जो है वो होता है। अब आप लोग समझ गए होंगे क्या जो है इसका मात्रक होता है आवेश का, तो आप कहेंगे कूलाम जो है वो आवेश का मात्रक होता है। और यदि अगर बात करें एक माइक्रो कूलाम की, तो ये कितने कूलाम के बराबर होता है, जल्दी से बताइए। एक माइक्रो कूलाम बराबर कितने कूलाम के होता है, तो 10 की पावर माइनस 6 कूलाम के बराबर जो है वो होता है। अब यहाँ पर किसकी बात हुई है, आवेश की। तो थोड़ा सा आवेश के संबंध में ये भी आपको पता होना चाहिए कि यदि समान आवेश हैं, जैसे कि प्लस प्लस दोनों हैं, समान आवेश होने पर क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है, यानी कि चीजें एक दूसरे से दूर भागती हैं। और विपरीत आवेश होता है तो उनमें आकर्षण होता है। ये बस दोनों चीजें आप देखते हैं, जैसे कि सेल वगैरह में भी आप ये चीज जो है वो नोटिस करते हैं कि सेल यदि आप एक साइड उसके प्लस है और प्लस ही साइड से उसे लगा देंगे, तो आपकी चीज जिसमें भी लगाएंगे वो नहीं जलेगा, अपोजिट डायरेक्शन से जो है उसे लगाया जाता है। मोस्टली आपको ये चीज घड़ी घड़ी नहीं, जो टॉर्च सेल वाली टॉर्च आती है उसमें देखने को मिलता है, जहाँ पर एक सीरियल से जो है वो आपके सेल पड़ते हैं। जैसे कि एक सेल पड़ गया, उसके बाद इसका जैसे इधर प्लस है इधर माइनस है, तो दूसरा सेल डालेंगे तो इसी साइड इसका प्लस होना चाहिए, उस साइड माइनस, तो प्लस माइनस तभी आपका आकर्षण होगा, तभी वो वर्क जो है वो करेगा। ये चीज देख ली। अब हम बात करते हैं इसी से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, जिसको आपको एकदम ध्यान लगाकर सुनना है, जहां से प्रश्न आपका प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है। वो क्या है, वो है आपका स्थानांतरण। ये आपकी एक कांच की जो है वो छड़ है। आप कहेंगे है, बिल्कुल है। दूसरा ये जो है आपका मान लीजिए रेशम का कपड़ा है या रेशम है। इतनी चीज समझ में आई। ये जो है आपका कांच है और ये जो है वो रेशम है, और ये हमारा लास्ट टॉपिक होगा। इसके जो नेक्स्ट वाला पार्ट होगा वहां से हम स्टार्ट करेंगे, जो आगे हम चीज देखेंगे जिसमें हमारा शायद कूलाम का नियम है, उसको से ही लेकर स्टार्ट करेंगे। क्या है ना कि एक पर्टिकुलर जो चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है, जैसे कूलाम हो गया, विभवांतर हो गया, तो उनको हम एक साथ बात करते हैं। यहाँ पर आवेश की बात हो रही, तो आवेश से जिस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं उनको हम एक साथ बात कर रहे हैं। और इसके अलावा वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो तो सभी लोग वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपके लिए यहाँ पर इतनी मेहनत की जा रही है, तो एक लाइक तो सभी का बनता ही है। आप समझते हैं जो हम बात कर रहे थे उसकी, कि एक कांच है और एक रेशम है। आपसे पूछा जाता है कि क्या होता है जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं, रेशम के कपड़े पर रगड़ते हैं। तब आपसे पूछा किसको लेकर जाता है, तो आपसे पूछा जाता है उस पर कौन सा आवेश होता है उसको लेकर। और आवेश मैंने अभी बता ही दिया था आपको। तो आवेश आपके या तो धन हो सकता है यानी कि प्लस हो सकता है, या आप कह सकते हैं ऋण हो सकता है यानी कि माइनस हो सकता है। तो क्या पूरा प्रोसीजर होता है उसको समझिए। देखिए, कांच की छड़ को जब आप रेशम से रगड़ते हैं तो आपका होता है घर्षण। आप कहेंगे बिल्कुल होता है। अब इसमें मौजूद जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जब आप घर्षण कर रहे हैं तो जो इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं ये क्या करते हैं, इस घर्षण से जो है वो ऊर्जा को प्राप्त करते हैं। इतनी बात आपको समझ में आई। आप कहेंगे बिल्कुल। फिर क्या करते हैं ये कि ऊर्जा इन्होंने प्राप्त कर ली,
ऊर्जा प्राप्त करने के बाद ये इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण का कार्य जो है वो करते हैं। शॉर्ट में मैं लिख देता हूँ इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण। तो जब इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण शुरू होने लगता है कांच से रेशम की ओर, एरो भी मैंने बनाया है, तो कांच में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है इसमें कमी आ जाती है। अब यहीं से उधर जा रहा है तो जाहिर सी बात है इसमें क्या आएगी, कमी आ जाएगी। और रेशम में क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाएगी। इतनी बात आपको समझ में आई। फिर तो जहां पर फिर इलेक्ट्रॉनों की कमी हुई है वहां पर आपका धन आवेश जो है वो आ जाता है, और जहां पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है वहां पर आपका ऋण आवेश जो है वो आ जाता है। बस यही आपको मेन पॉइंट ध्यान रखना है। यहाँ से प्रश्न आप देखेंगे प्रीवियस ईयर के बहुविकल्पी वगैरह में आपसे पूछे गए हैं, इसीलिए मैंने इसको इतना डिटेल में जो है वो बताया कि जब इलेक्ट्रॉनों की कमी आती है तो वहाँ पर धनावेश, और जब अधिकता होती है तो ऋण आवेश। कैसे स्थानांतरण होता है, कैसे घर्षण से ऊर्जा प्राप्त होती है, ये सारी चीजें एक दूसरे से इंटरलिंक हैं। और यहाँ पर जो पूरा प्रश्न लिखा रहता है वो पूछा जाता है कि जो छड़ है फिर उसमें कौन सा आवेश जो है वो होगा। कुछ इस प्रकार से एक स्टेटमेंट लिखा रहता है कि जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो छड़ बराबर क्वेश्चन मार्क, इस टाइप से। तो छड़ कौन सी है, कांच की छड़ है, यानी कि आपसे पूछा किस में जा रहा है, कांच में पूछा जा रहा है। तो आप क्या कहेंगे, छड़ में जो है वो धन आवेश हो जाता है और रेशम में जो है वो ऋण आवेश हो जाता है। समझ गए होंगे सभी लोग अच्छे से। तो आज के इस पार्ट में इतनी चीजें हम रखते हैं, और वीडियो को समाप्त करने से पहले जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं, तो इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न है कि रुधिर वर्ग जो है इसकी खोज किसने की थी। इनका नाम आपको वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताना है। ऑप्शन में किसी प्रकार के नहीं दे रहा हूँ क्योंकि मैं वन लाइन में ये प्रश्न आपको ऑलरेडी जो है वो करा चुका हूँ। सभी लोग अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके अवश्य बताइएगा। बाकी आपके 2 पार्ट रह गए क्योंकि आज का हमारा तीसरा पार्ट चल रहा है, चौथा और पांचवा आपका रह गया जिसमें हम बाकी बचा जो भी कोर्स है इन 2 पार्ट में आधा आधा करके कंप्लीट करा देंगे। आधा क्या, लगभग सारी चीजें हो ही गई हैं जितनी इंपॉर्टेंट हैं, और बाकी जो रह गई वो हम इन 2 पार्ट में कर देंगे। उसके बाद ये आपका कोर्स होने जाएगा, तब हम SST यानी कि सोशल साइंस को जो है वो स्टार्ट करेंगे। चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो अवश्य कर लीजिएगा यदि आप नए हो, चैनल से जुड़े हो, ताकि आगे आने वाला कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे आपके एक लाइक से। और टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगी, और डायरेक्ट भी बालाजी स्टडी अड्डा सर्च करके आप जुड़ सकते हैं। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। नमस्कार, थैंक यू फॉर वॉचिंग।